100 डिस्टिंक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। 700 से भी ज्यादा। दैट्स राइट। और हर एक का अपना यूनिक कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपना वे ऑफ लाइफ है। बट इमेजिन ट्राइंग टू हेल्प देम विद अ वन साइज फिट्स ऑल प्लान। इट्स लाइक ट्राइंग टू यूज अ सिंगल की फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट लॉक्स। काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और यही है कोर ऑफ द चैलेंज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस फैसिनेटिंग जर्नी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो, लाइक का स्विच ऑन करो और इस नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना मत भूलना। दैट वे आप हमारे साथ हर इन डेप्थ चर्चा में जुड़े रहेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। टुडे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटीज, फिर देखेंगे डिफरेंट जोन्स में ट्राइबल प्रॉब्लम्स। ओके, We'll explore the history of development plans, the good, the bad, and the not so successful. इसके बाद we will dive into the legal stuff, 5th and 6th schedules, Forest Rights Act, समझें? एंड दैट्स नॉट ऑल। फिर हम देखेंगे कि इन सब पॉलिसीज का एक्चुअल सोशल चेंज क्या हुआ। We have some super interesting case studies of hunter-gatherers, artisans and farmers. और फाइनली हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और उनका ट्रेडिशनल सिस्टम्स के साथ क्लैश। So, it's a packed session दोस्तों। Let's get started. The Indian Constitution and the core problem of tribal development. Broad micro theme. Understanding the why behind government's focus on tribal welfare. तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्राइबल वेलफेयर सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। Exactly. Basically, the Indian Constitution में एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट को टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और गोल क्या है? गोल है उन्हें सोशल इनजस्टिस और हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। सोचो एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा पीछे हैं फॉर वेरियस रीजंस। Okay. एक अच्छा टीचर क्या करेगा? उन्हें एक्स्ट्रा टेंशन देगा, स्पेशल क्लासेस लेगा ताकि वो बाकी सबके बराबर आ सके। दैट्स एग्जैक्टली द प्रिंसिपल हियर। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आर्टिकल 275 के अंडर स्पेशल फंड्स यानी ग्रांट्स एंड एड दिए जाते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर दिस वेरी पर्पस। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ ऑल ट्राइबल वेलफेयर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिसी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। और ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट की जाती है बाय द गवर्नर्स। बैकग्राउंड की बात करें तो द कोर प्रॉब्लम इज लिंक्ड टू बैकवर्डनेस, पॉवर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, और ये एक डेलिकेट बैलेंस है, डेवलपमेंट भी हो और उनकी यूनिक आइडेंटिटी भी ना खो जाए। कोर लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन itself recognizes this need. Article 275 is the financial backbone for these welfare programs. The key assumption behind this is कि ये funds normal development outlays के ऊपर यानी additive होंगे, not a replacement. राइट। इनका पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को रेज करना और वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इस प्रोविजन की वजह से ही स्पेसिफिक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। All the plans and programs we'll discuss today are born from this constitutional duty. लेकिन, as we'll see, having a provision and implementing it effectively are two very different things. तो कंक्लूजन में द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द व्हाट एंड द व्हाई, बट द हाउ हैज बीन अ कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग जर्नी। याद रखना, इट्स अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Absolutely. So you're saying these funds are like a top-up, not the main funding. Exactly. They are supposed to be additive to general developmental outlays. पर रियलिटी में, जैसा तुमने पहले कहा, ऐसा हमेशा हुआ नहीं है। और इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या है यहाँ? Is it about making them like everyone else? That's the critical question. Ideally, it means bringing them into the national mainstream in terms of development without erasing their cultural identity. बहुत tricky balance है। तो ये गवर्नर की रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट को ये कितनी फ्रीक्वेंट होती है? The governor of a state with scheduled areas has to submit a report to the president annually or whenever the president requires it. ये एक important check है। आर्टिकल 275 का नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल। It's the key article for grants and aid for tribal welfare. It shows the financial commitment of the constitution. तो एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है? नहीं, it's all forms of exploitation, social, economic and political. For example, उनसे cheap labor करवाना या उनकी land grab करना। चलो पॉज करके प्रैक्टिस करो। The Indian Constitution under Article 275 provides grants and aid for the welfare of scheduled tribes. परफेक्ट। इसका मिनी रिकैप। In short, the Constitution mandates the state to protect and develop tribal communities, providing special funds to bridge the development gap. नेक्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफिकल जोन्स एंड कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स। Broad micro theme. Diversity and problems across India, yet some common threads of struggle. इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। अलग-अलग स्टेट्स में, डिफरेंट जोन्स में उनके अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सभी फेस करते हैं। इसका एग्जांपल? इमेजिन डिफरेंट टीम्स इन अ वीडियो गेम। एक टीम डेजर्ट में है, उनका चैलेंज पानी और हीट है। दूसरी टीम जंगल में है, उनका चैलेंज वाइल्ड एनिमल्स और डिफिकल्ट टेरेन है। ओके। तीसरी टीम माउंटेन्स में है, उनका चैलेंज कोल्ड और आइसोलेशन है। सबके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अलग हैं, बट हो सकता है सबका कॉमन एनिमी एक ही हो, फॉर एग्जांपल अ पावरफुल विलन। अच्छा। सेम वे ट्राइबल जोन्स के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अलग हैं, पर कॉमन एनिमीज हैं पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड लो लिटरेसी। कूल, सो लेट्स गो ऑन दिस वर्चुअल टूर। द टास्क फोर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज ने 1975 में इंडिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके उनके हैंडीकैप्स को समराइज किया। ये समझना जरूरी क्यों है? बिकॉज अ प्लान दैट वर्क्स इन राजस्थान माइट फेल इन नागालैंड। द कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। पॉलिसी मेकिंग को इस डाइवर्सिटी को अकाउंट फॉर करना पड़ता है। तो कोर लॉजिक जोन्स क्या थे? पहला था नॉर्दर्न जोन, लद्दाख टू तराई। यहाँ ट्राइब्स हैव बीन नेग्लेक्टेड ड्यू टू रिमोटनेस एंड डिफिकल्ट क्लाइमेट।
ब्रिटिश डेज से नेग्लेक्ट चला रहा है। ओके। फिर था ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न जोन्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एमपी। यहाँ के क्या प्रॉब्लम्स थे? लैंड टेन्योर, इंडेटेडनेस, फॉरेस्ट राइट्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और लो प्रोडक्शन। मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ने इनकी ट्रेडिशनल लाइफ को डिस्टर्ब किया है। सोचो, दांडाकारण्या में रेफ्यूजीज के रीसेटलमेंट से लोकल ट्राइबल्स पर क्या असर पड़ा होगा। राइट। फिर सदर्न जोन, यहाँ प्रॉब्लम्स मोस्टली उनकी प्रिमिटिव इकोनॉमी और मुत्तादारी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर से रिलेटेड है। और फाइनली आइलैंड्स। हाँ, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, इनके प्रॉब्लम सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से जुड़े हैं, जैसे फिशिंग एंड कोकोनट कल्टीवेशन। पर इन सब में कॉमन फीचर्स क्या थे? कई हैं। पहला, आइसोलेटेड एंड डिफिकल्ट टेरेन्स में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। दूसरा, एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरा, बार्टर सिस्टम। यस, बार्टर सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है और मार्केट्स अनऑर्गेनाइज्ड है, जिससे मनी लेंडर्स को ऑपरेट करना इजी हो जाता है। सोशल सेरेमनीज पे खर्चा भी एक इशू है। बहुत बड़ा। इसके लिए कर्ज लेते हैं और इंडेटेड रहते हैं। उनका फोकस सेल्फ सफिशिएंसी पे है, प्रॉफिट मेकिंग का मोटिवेशन कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लो रेट ऑफ लिटरेसी। ये उन्हें ब्यूरोक्रेसी और कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट वल्नरेबल बनाता है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट साफ दिखता है। इट क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। Exactly. For example, low literacy means they can't understand complex legal documents, making it easy for others to cheat them out of their land or wages. तो कंक्लूजन ये है कि while the geographical challenges vary, the core socio-economic vulnerabilities are strikingly similar across the country. Cool na? How patterns emerge. Indeed. What exactly is this muttadari system in the southern zone? It was a type of feudal land tenure system where Muttadar controlled the land and the tribals who worked on it were essentially tenants. It led to a lot of exploitation. You mentioned refugees in Dandakaranya. इसका tribal population से क्या connection था? After partition, refugees from erstwhile East Pakistan were resettled in the Dandakaranya region. This led to pressure on land and resources, often displacing the local tribal communities and disrupting their lives. ये barter system आज भी चलता है in the age of UPI? Yes, in many remote tribal areas, the formal monetary economy is not fully integrated. So barter, exchanging goods for goods, still persists, especially in local hearts or markets. So spending on ceremonies is a problem. Isn't that a part of their culture? It is a vital part of their culture. The problem arises when they have to borrow money at exorbitant interest rates from money lenders for these ceremonies, trapping them in a debt cycle for generations. How does low literacy make them vulnerable to forest contractors? A contractor might make them sign a contract they can't read, paying them far less than the minimum wage for collecting forest product like dendu leaves or timber. उनको अपने rights ही नहीं पता होते। Okay, practice this line. Despite geographical differences, common problems like indebtedness, low literacy, and exploitation plague most tribal communities. Practice. Mini recap. In short, tribal problems are zone-specific but unified by common threads of socio-economic vulnerability. Let's move to topic 3. Early development efforts. Special multi-purpose and tribal development blocks. Broad micro-theme. The first attempts at a structured development approach and the lessons learned. So after independence, government ने systematic efforts start किए. The first big one was special multi-purpose tribal development blocks in 1955. हाँ, और ये आगे जाकर ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स बने। बेसिकली ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज थे जहां इंटेंसिव डेवलपमेंट वर्क फोकस किया गया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? इमेजिन आपके सिटी में एक एरिया है जहां रोड्स, वाटर सप्लाई, स्कूल सब बहुत खराब है। राइट। म्युनिसिपैलिटी क्या करेगी? उस एरिया को एक स्पेशल डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर करके वहां एक्स्ट्रा फंड्स और रिसोर्सेज पंप करेगी टू स्पीड अप डेवलपमेंट। दैट वाज द आइडिया ऑफ दीज ब्लॉक्स। तो इससे प्लान डेवलपमेंट का एरा शुरू हुआ। बिल्कुल। वी आर मूविंग फ्रॉम जस्ट एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम टू एक्टिवली ट्राइंग टू सॉल्व इट थ्रू 5-year प्लान्स। इससे पहले एफर्ट्स स्कैटर्ड थे। सो कोर लॉजिक क्या था स्पेशल मल्टीपर्पस ट्राइबल ब्लॉक्स का? दे वर जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। और ये नॉर्मल ब्लॉक से अलग थे। कैसे? डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वर मोर इंटेंसिव, पॉपुलेशन एंड एरिया कवरेज वाज मच लेस, पीपल्स कंट्रीब्यूशन वाज केप्ट टू अ मिनिमम। और फंड्स? लोन फंड्स को सब्सिडीज में डाइवर्ट किया जाना था और पर्सनल यहाँ के लिए स्पेशली सूटेड होने चाहिए थे। बट ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं, आशा के अनुरूप रिजल्ट्स नहीं दे पाया। सो वरियर एल्विन के अंडर एक कमेटी बनी, द एल्विन कमेटी। उसकी मेन ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उसने कहा कि प्रोग्राम सफर्ड फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ ऑल टेंशन। प्रायोरिटी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट्स को देनी चाहिए और प्रोग्राम को ट्राइबल बैकग्राउंड एंड कल्चर से रिलेट करने का सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। इसके बाद आए ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स। हाँ, इन द थर्ड 5-year प्लान, एल्विन कमेटी के सजेशंस के बाद दे वर मोर इंटेंसिव देन नॉर्मल कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स। एम था सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इंप्रूव करना। क्राइटेरिया क्या था? इनिशियली ब्लॉक्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख चुने गए, बाद में इसे 25,000 तक लोअर किया गया। और फंड एलोकेशन? गाइडेंस थी कि 60% फंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, 25% कम्युनिकेशंस पे एंड 15% सोशल सर्विसेज पे खर्च होंगे। इनका असेसमेंट क्या कहता है? विद्यार्थी टास्क फोर्स ने कहा कि ये प्रोग्राम भी एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया, दो इट डिड ब्रिंग सम चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्राइबल्स, स्पेशली इन एजुकेशन। So the real world impact was more about learning. Yes, these early programs, despite their failures, laid the groundwork for future strategies. इनसे सीखा गया कि one size fits all नहीं चलेगा और ट्राइबल कल्चर को रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। तो कंक्लूजन ये है कि these blocks were like the beta version of a software. बिल्कुल। बहुत सारे bugs थे, जी। but they provided crucial feedback for the next improved version. Precisely. तो special multi-purpose blocks fail क्यों हुए?
What was the defect of all tension? It's a slightly vague phrase, but it implies a lack of cohesion and too many conflicting priorities. The biggest issue, as Elvin pointed out, was that the programs were not rooted in the tribal way of life. They were often imposed from outside. So lowering the population criteria from 1 lakh to 25,000, इसका क्या logic था? The idea was to make the units smaller and more manageable. एक स्मॉलर एरिया पे फोकस करना, उसकी स्पेसिफिक नीड्स को समझना और प्रोग्राम्स को बेटर इंप्लीमेंट करना आसान होता है। ये 60-25-15 फंड एलोकेशन का फॉर्मूला रिजिड था क्या? Source कहता है, no rigid pattern was laid down, but this was the general guidance. It shows a clear priority for economic development. Who was Warrior Elvin? Why was his opinion so important? Warrior Elvin was a British-born Indian anthropologist and a major authority on Indian tribal life. He advocated for a policy of protection and preservation of tribal culture. So his insights were highly respected. तो TDBs में ऐसी कौन सी स्पेसिफिक स्कीम्स थी? जैसे एग्रीकल्चर में ट्राइबल्स को शिफ्टिंग कल्टिवेशन से सेटल करवाना, एनिमल हस्बेंड्री में पिगरी पोल्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड सोशल एजुकेशन, बेसिकली अ होलिस्टिक अप्रोच ऑन पेपर. Now you try. The first systematic effort was the Special Multi-Purpose Tribal Blocks in 1955, which evolved into Tribal Development Blocks in the third five-year plan. Practice saying it. Mini recap. In short, early block-based programs were important first steps, but failed to be effective because they were too rigid and disconnected from the tribal reality. Topic 4. The Big Shift. Tribal Subplan, TSP, and Integrated Tribal Development Project, ITDP. Broad micro-theme, a revolutionary new approach, moving from small blocks to a larger integrated strategy. So, fifth five-year plan में 1974-79 गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि TDBs बहुत छोटे यूनिट्स हैं फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स. हाँ, और तब उन्होंने एक नया अप्रोच इंट्रोड्यूस किया, द ट्राइबल सब प्लान यानी TSP. ये एक प्लान विद इन अ प्लान था. राइट, जिसका गोल था एक एरिया के सभी रिसोर्सेज को पूल करके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना थ्रू इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी ITDPs. इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत अच्छा है. पहले आप हर सब्जेक्ट का काम अलग अलग कर रहे थे, लाइक TDBs. फिर आपने रियलाइज किया कि सबको कनेक्ट करके एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना बेटर होगा. दैट्स द शिफ्ट फ्रॉम TDB टू TSP ITDP. Exactly. This is where tribal development strategy gets a major upgrade. The fifth plan marks a turning point. बैकग्राउंड ये था कि TDBs रिजिड हो गए थे. हाँ, they couldn't handle big schemes like major irrigation और secondary education. और अलग-अलग एरियाज के लिए अलग अप्रोच चाहिए थी. इस कॉन्टेक्स्ट में सब प्लान कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ. इस स्ट्रेटजी का कोर लॉजिक क्या था? The strategy clearly divided the problem into parts. पहला, areas with more than 50% tribal concentration. दूसरा, Areas with dispersed tribal population. और एक स्पेशल ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया, primitive tribal communities at the pre-agricultural level of technology. ओके, और स्टेट्स को भी कैटेगराइज किया गया? हाँ, 3 कैटेगरीज में. कैटेगरी 1 में वो स्टेट्स जहां 50% ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जैसे नागालैंड, वहां स्टेट प्लान ही इफेक्टिवली ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान था. सो नो सेपरेट सब प्लान. कैटेगरी 2, स्टेट्स विद लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस बट नॉट अ मेजॉरिटी, जैसे MP, बिहार, इनके लिए सब प्लान्स प्रिपेयर करने थे. और कैटेगरी 3, स्टेट्स विद स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन लाइक केरला, कर्नाटका, इनके लिए भी सब प्लान्स प्रिपेयर करने थे. और इन सब प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ITDPs बनाए गए. करेक्ट. द सब प्लान एरिया इन ईच स्टेट को वायबल प्रोजेक्ट एरियाज में डिवाइड किया गया, जिन्हें ITDPs कहा गया. और ये TDBs से बड़े थे. हाँ, ITDPs वर लार्जर, कवरिंग अबाउट 3 to 4 lakhs population and 6 to 7 blocks. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? This was a huge shift from a sectoral approach to an area development approach. मतलब अब डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक ITDP के अंडर कोऑर्डिनेट करके काम करना था. इससे रिसोर्सेज की बेटर पूलिंग पॉसिबल हुई. तो कंक्लूजन ये है कि द सब प्लान वाज नॉट जस्ट अ स्कीम, इट वाज अ होल न्यू फिलॉसफी. Right. It recognized that tribal development needs a macro-level integrated strategy, not just small isolated projects. तो TSP का मतलब स्टेट के मेन बजट के अंदर एक मिनी बजट फॉर ट्राइबल्स. Yes, that's a perfect way to put it. It carves out funds from the state plan in proportion to the tribal population and puts them into a dedicated pot for the subplan area. Why were primitive tribes identified as a separate group? उनकी प्रॉब्लम अलग कैसे थी? Their level of development was far behind even other tribal groups. They were often pre-agricultural, practicing hunting-gathering. उनको standard development scheme से फायदा नहीं होता था. They needed highly customized, sensitive interventions. So for a state like Nagaland, the entire state budget is considered a tribal development budget. Essentially, yes. Since the majority of the population is tribal, the entire state plan is geared towards their needs. So a separate sub-plan is not conceptually required. ITDPs TDB से better कैसे थे? सिर्फ साइज में बड़े थे? Size was one factor. Bigger size allowed for bigger infrastructure projects. But the main difference was the integrated approach. An ITDP wasn't just a collection of schemes. It was a unified plan where everything was supposed to connect. ये सब फिफ्थ फाइव ईयर प्लान 1974-1979 में हुआ. ये डेट इंपॉर्टेंट है. बहुत important है. It marks the beginning of the modern era of tribal development planning in India. The TSP framework with modifications continues even today. The fifth five-year plan introduced the Tribal Sub-Plan, TSP, and Integrated Tribal Development Projects, ITDPs, shifting the focus to an area-based integrated approach. Go on, say it. Okay, mini recap. In short, TSP and ITDP represented a major strategic shift towards integrated, area-focused development, replacing the older, smaller block model. अब आते हैं टॉपिक 5 पर. Core strategies of the sub-plan. Broad micro-theme.
The action plan, what the TSP actually aimed to do on the ground. तो TSP सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, it had a clear strategy. बिल्कुल. In simple words, इसका प्लान था, पहले एक्सप्लॉयटेशन रोको, फिर इकोनॉमी डेवलप करो, जॉब्स क्रिएट करो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और स्पेशल ग्रुप्स पे एक्स्ट्रा ध्यान दो. इसका प्लांट वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है. सिर्फ पानी देना काफी नहीं है. राइट. आपको पहले उसके आसपास के वीड्स हटाने होंगे, फिर उसको अच्छी सॉइल देनी होगी, उसको सपोर्ट के लिए एक स्टिक लगानी होगी और उसको सनलाइट देनी होगी. This was the sub-plan strategy. द प्लानिंग कमीशन ने नोट इशू किया था जिसके बेसिस पे ये स्ट्रेटजी इवॉल्व हुई. The main objective was to narrow the gap between the development levels of tribal and other areas. Let's break down the pillars of this strategy. पहला, Prevention of exploitation. सबसे पहला स्टेप. इसके बिना कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी सक्सीड नहीं हो सकती. इसमें क्या क्या था? इंटीग्रेटेड क्रेडिट कम मार्केटिंग सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज और पुराने डेट से मुक्ति. लैंड एलिनेशन को रोकना और बॉन्डेड लेबर को खत्म करना इसमें इंक्लूडेड था. दूसरा पिलर, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी. ट्राइबल्स मोस्टली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं. सो इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई. मतलब लैंड रिकॉर्ड्स को इंप्रूव करना, ओनरशिप राइट्स देना, इरिगेशन प्रोवाइड करना और कल्टीवेशन के मॉडर्न मेथड्स इंट्रोड्यूस करना. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे स्पेशल अटेंशन था. पिलर नंबर 3, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिगरी, कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे अलाइड ऑक्यूपेशंस के थ्रू. चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर. yes, provision of basic infrastructure, growth centers, communication networks, schools, rural health centers, marketing organizations, rural electrification, सब कुछ एक integrated fashion में. और पांचवा, स्पेशल ग्रुप्स. हाँ, the sub-plan recognized कि सब tribals एक जैसे नहीं हैं. Primitive tribes, shifting cultivators और वो लोग जो major project से affect हुए हैं, उन पर special attention देना था. इसका real world impact on paper तो बहुत comprehensive लग रहा है. It was. It addressed the root causes, exploitation, and not just the symptoms, poverty. इसने पहली बार लैंड एलियनेशन और बॉन्डेड लेबर जैसे इश्यूज को डेवलपमेंटल प्लानिंग के सेंटर में लाया. तो conclusion ये है कि the sub-plan strategy was holistic. It understood that economic growth without social justice is meaningless for tribal communities. Exactly. The challenge, as always, was in the implementation. What is credit cum marketing? Sounds complex. It's simple. ट्राइबल्स को लोन दो ताकि वो बीज और फर्टिलाइजर खरीद सकें और फिर उनकी फसल को बेचने के लिए एक फेयर मार्केटिंग प्रोवाइड करो. इससे वो लोकल मनी लेंडर और ट्रेडर के चंगुल से बच जाते हैं. Why was land alienation such a big issue? For tribal communities, land is not just a source of income, it's part of their identity and culture. Non-tribals often use legal loopholes or fraud to take over their land, leaving them landless and destitute. इसको रोकना टॉप प्रायोरिटी थी. Cottage industries based on local raw materials. कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल. For instance, in an area with a lot of bamboo, promoting bamboo basket weaving or furniture making. या फिर एरियाज में जहां स्पेसिफिक ग्रासेस उगती हैं, वहां रोप मेकिंग. The idea is to use what's locally available. Growth centers क्या होते हैं? A growth center is like a mini hub in a rural area. वहां एक स्कूल, a primary health center, a market and a bank branch हो सकती है. It acts as a nucleus for the development of the surrounding villages. How were tribals affected by major projects? When a large dam or a mine is built in a tribal area, it often leads to large-scale displacement. उन्हें अपनी जमीन, घर और जंगल छोड़ना पड़ता है. उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस पर इस स्ट्रैटेजी ने स्पेशल फोकस दिया. Okay, time for practice. The sub-plan strategy had 5 pillars: preventing exploitation, developing the economy, generating employment, building infrastructure, and focusing on special groups. Say it with me. Mini recap time. In short, the sub-plan strategy was a multi-pronged attack on tribal problems, prioritizing social justice alongside economic development. Topic 6. Key schemes and institutions. Broad micro theme: the operational arms of tribal development policy. तो इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ की इंस्टीट्यूशंस बनाए गए. हाँ, जैसे लार्ज साइज्ड मल्टीपर्पज सोसाइटीज यानी LMPS 1974 से. ये क्या थे? एक तरह से वन स्टॉप शॉप्स फॉर क्रेडिट, मार्केटिंग एंड एसेंशियल कमोडिटीज, ट्राइबल ओरिएंटेड विद ट्राइबल्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक तरह से विलेज सुपरमार्केट प्लस बैंक प्लस कोऑपरेटिव. सही. और इनके अलावा प्री 9th 5-year प्लान तक कई स्कीम्स आई. जैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंडर लीगल एड, मार्केटिंग सपोर्ट, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के लिए, सर्वेज, रिसर्च, क्रेडिट, shifting cultivation development, और सेक्टर्स, animal husbandry, irrigation, communications, electricity, industry. एजुकेशन पे तो काफी फोकस था. Huge focus, 100% coverage goal for 6 to 11 age group. Residential schools यानी आश्रम schools, scholarships, hostels, uniforms, a very long list. पब्लिक हेल्थ New PHCs, free medicines, safe drinking water. और एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्ट्रेंथन किया गया. हाँ, special pay for working in backward areas. तो ये स्कीम्स की ब्रेथ एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन दिखाती है. बिल्कुल. Education received a massive focus with 18 different subpoints. The challenge was to make all these schemes work together on the ground. How did LAMPS prevent exploitation? By providing a one-stop solution. जब क्रेडिट, एसेंशियल गुड्स और फसल बेचने की जगह एक ही हो और वो भी ट्राइबल कंट्रोल्ड, तो मनी लेंडर और मिडलमैन का रोल अपने आप कम हो जाता है. Why was there such a heavy focus on residential schools? The thinking was that remote villages में quality schools बनाना मुश्किल है. So children को एक central, well-equipped residential school में लाकर better education, nutrition और environment दिया जा सकता है. What is the logic behind special pay for officials? Simple. To attract and retain talented and motivated officers in remote and difficult tribal areas, which are often considered punishment postings. Mini recap. In short, a vast network of schemes and institutions, like LAMPS, was created to implement the development strategy
with a special emphasis on protection, economic growth, and education. अब सबसे क्रिटिकल टॉपिक 7 Why programs failed Analysis and critiques. Broad micro theme: the gap between good intentions and poor results. इतने सारे प्लान्स, इतना पैसा, फिर भी फेलियर क्यों? 1969 की शिलू आओ टीम रिपोर्ट ने इस पर काफी कुछ कहा। एक क्रिटिकल रिपोर्ट थी। मेन फाइंडिंग क्या थी? Results were not commensurate with expenditure. पैसा खर्च हुआ पर रिजल्ट नहीं दिखा। क्यों? Schemes failed because they didn't consider the tribal stage of development and local conditions. एकदम top down. हाउसिंग स्कीम्स का एग्जाम्पल तो क्लासिक है। बिल्कुल। Tiled houses built in forests were often abandoned because they didn't fit the tribal lifestyle or layout preferences. रिपोर्ट ने कहा कि ये एक erroneous assumption of the planners that what is good for the people in the plains should be equally good and acceptable to the tribals. कॉलोनाइजेशन स्कीम्स का क्या हुआ? They were completely excluded from the third five-year plan due to failure. और क्या फैक्टर्स थे फेलियर के? Delay in implementing recommendations, state governments का failure to ensure tribals get their share from general programs. और आपस में इनइक्वालिटी। हाँ, benefits of schemes being cornered by more progressive sections among tribals, जिससे gap और बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी थे। बहुत, multiplicity of agencies, lack of coordination, diffusion of responsibility, people running from pillar to post. डॉक्टर रामदयाल मुंडा की क्रिटिक काफी पावरफुल है। हाँ, 1988 में उन्होंने कहा, the government is pumping money into a leaking system. Land alienation continues, outsiders get preference, corruption, and an alien political culture. So the example of building a fancy apartment for a family that has always lived in a traditional hut is perfect here. Good intentions, but poor understanding of the user. Exactly. This section is crucial. It's about learning from mistakes. The top-down approach is the main villain here. What does stage of development mean? It means you can't give a scheme designed for settled agriculturists to a community that is still practicing hunting and gathering. The intervention has to match their socio-economic reality. Why did the more progressive tribals get more benefits? Because they were often better educated, more politically aware, and had better connections with the local administration. They knew how to navigate the system, while the most deprived remained isolated. What does Dr. Munda mean by a leaking system? He means corruption, administrative inefficiency, and misdirection of funds. पैसा ऊपर से चलता था, पर जरूरतमंद तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता था. Mini recap. In short, development efforts often failed due to a top-down approach, lack of cultural sensitivity, administrative chaos, and benefits not reaching the most deprived. Let's discuss topic 8. The legal framework, scheduled areas, 5th and 6th schedules. Broad micro-theme. The constitutional shield protecting tribal interests. Failures के बाद legal framework और institutions पर focus बढ़ा. हाँ, Ministry of Tribal Affairs 1999 में सेटअप हुई for a focused approach. Constitution में scheduled areas और tribal areas के लिए दो अलग arrangements हैं. Correct. पहला है 5th schedule. Under Article 244(1), ये कहाँ apply होता है? for administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in any state other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. इसमें governor की powers क्या हैं? बहुत की. Governor can make regulations to prohibit, restrict land transfer, regulate money lending. He can direct that a law of parliament or state legislature shall not apply or shall apply with modifications. वहाँ Tribes Advisory Council या TAC भी होती है. हाँ, to advise the governor on tribal welfare matters. और दूसरा framework है 6th schedule. Under Article 244(2), for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ये अलग कैसे है? यहाँ autonomous districts and autonomous regions create किए जाते हैं, with district councils and regional councils. इन councils के पास ज़्यादा power है? बहुत ज़्यादा. They have wide-ranging legislative, judicial and executive powers, including managing land, forests, education, health and collecting certain taxes. They are more powerful than the tax under the 5th schedule. The 5th schedule is like having a guardian, the governor. हाँ, जो filter कर सकता है कि कौन से rules apply होंगे. और 6th schedule is like giving that area its own mini government. Exactly. The autonomous council, जो अपने rules खुद बनाती है. Why do those 4 northeastern states have a different schedule? Because of their unique history and political context. These communities were relatively unadministered during British rule and had strong existing systems of self-governance. The 6th schedule was designed to protect that autonomy. What is PESA? Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996. PESA is a crucial law that extends the provisions of Part 9 of the Constitution on panchayats to the scheduled areas of the 5th schedule with certain modifications. It legally recognizes the Gram Sabha's role in self-governance. Can the governor overrule the state government? In matters related to the administration of scheduled areas under the 5th schedule, the governor has significant discretionary powers and can act independently of the Council of Ministers' advice. It's a powerful protective measure. Mini recap, please. In short, the 5th and 6th schedules are constitutional tools providing different degrees of administrative autonomy and protection to tribal areas to preserve their land and culture. A bit fundamental sawal. Topic 9. Who is a scheduled tribe? Definition, criteria, and identity issues. Broad micro-theme. The complex process of defining and identifying a scheduled tribe. Scheduled tribes term Article 366(25) में defined है. हाँ, और उन्हें specify करने का procedure Article 342 में है.
The president, after consultation with the governor, notifies the list of STs for a particular state. इसका मतलब लिस्ट स्टेट स्पेसिफिक है? Ekdam. A community might be an ST in one state but not in another. इसके क्राइटेरिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है। Nahi, but they are well established. 5 criteria हैं. पहला, Indications of primitive traits. दूसरा, Distinctive culture. तीसरा, Shyness of contact with the community at large. चौथा Geographical isolation. और पांचवा। Backwardness. इससे कुछ आइडेंटिटी इश्यूज भी आते हैं। बहुत. जैसे माइग्रेशन. अगर कोई अपने होम स्टेट से, जहां उसकी कम्युनिटी एसटी है, दूसरे स्टेट में माइग्रेट करता है, जहां वो नहीं है, तो वो एसटी बेनिफिट्स सिर्फ अपने ओरिजिनल स्टेट में क्लेम कर सकता है. और मैरिज? A non-ST person cannot become an ST just by marrying an ST person. But an ST woman who marries a non-ST person continues to be an ST. सर्टिफिकेट्स कौन इशू करता है? District magistrate, collector, etc. और फेक सर्टिफिकेट्स इशू करने पर पनिशमेंट भी है. Why is the ST list state specific? Because the criteria, like backwardness and geographical isolation, are relative to the local context. A community might be considered isolated and backward in one state, but not in another, if they are more integrated there. Can Parliament add or remove tribes from the list? The initial specification is by the president. But after that, any inclusion in or exclusion from the lists of scheduled tribes can be made only through an act of parliament. What is the process for verifying an individual's claim to be an ST? It's a rigorous process involving scrutiny of documentary evidence like land records, school records, and often an ethnographic verification by a committee to ensure the person and their family genuinely belong to the specified community and follow its customs. Mini recap. In short, defining a scheduled tribe is a formal process based on specific criteria like primitive traits and cultural distinctiveness, leading to a state-specific list with complex rules for migration and marriage. Topic 10. Key national bodies, NCST and NSD-FDC. Broad micro theme. The national level watchdogs and financial engines for tribal development. Commission for Scheduled Tribes या NCST. इसकी एक हिस्ट्री है. पहले कंबाइंड कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज था 1950 में, फिर 1978 में मल्टी मेंबर कमीशन, और फाइनली एक सेपरेट एनसीएसटी बना 2004 में. किस अमेंडमेंट से? 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसने आर्टिकल 338A इंसर्ट किया. सेपरेट कमीशन क्यों? Because the needs and problems of STs are quite different from SCs. STs की problems often land, forest और cultural identity से जुड़ी होती हैं. So it's a constitutional body. Yes, that safeguards the rights of STs. और दूसरी बॉडी? National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation या NSTFDC. ये कब बनी? 2001 में. Under the Ministry of Tribal Affairs, ये एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी है. इसका फंक्शन क्या है? It provides financial assistance यानी loans at concessional rates for self-employment ventures and economic development of STs. Eligibility? उन STs के लिए जिनकी फैमिली इनकम इज अप टू डबल द पॉवर्टी लाइन. इसकी कोई स्पेशल स्कीम्स? हाँ, जैसे आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना AMSY फॉर ST वुमेन और माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. What kind of powers does the NCST have? It has the powers of a civil code. It can summon and enforce the attendance of any person, receive evidence on affidavits, and require the production of any document. It's a powerful watchdog. How does NSFTC ensure the money reaches the right people? It operates through state channelizing agencies, SCAs. NSFTC provides the funds to the SCAs, which are state-level corporations, and they are responsible for identifying eligible beneficiaries and disbursing the loans on the ground. What is the interest rate for schemes like AMSY? The interest rates are very low or concessional. For AMSY, for example, the rate is very nominal, just to promote entrepreneurship among ST women without the burden of high-interest debt. Mini recap, please. In short, the NSTST acts as a constitutional guardian of ST rights, while the NSFDC provides the financial fuel for their economic empowerment and entrepreneurship. अब एक landmark act. Topic 11. The Forest Rights Act 2006. Broad micro theme. A landmark law correcting a historical injustice. इसका पूरा नाम काफी लंबा है. हाँ, The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006. इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? For generations, tribals और other forest dwellers forests में रहते थे, but उनके rights कभी recognize नहीं हुए, especially colonial times में, जब state forests create किए गए. This act seeks to correct that. तो ये करता क्या है? It recognizes and vests forest rights and occupation in forest land in these communities. इसका implementation कैसे होता है? Rules 2008 में notify हुए, एक 3-tier committee structure है, subdivisional level, district level and state level monitoring committee. और key authority कौन है? The Gram Sabha. It is the key authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights. So awareness programs are crucial. Absolutely. Training और awareness इसके success के लिए बहुत जरूरी हैं. The analogy of getting property papers for a house you've lived in for 100 years is perfect. Yes, it's not giving something new, it's recognizing what was always theirs. This is a radical shift from seeing them as encroachers to recognizing them as rights holders. Who are other traditional forest dwellers. These are non-tribal communities that have been primarily residing in and depending on the forests for their livelihood for at least 3 generations prior to December 13, 2005. The Act protects them as well. What kind of rights are recognized under this act? Both individual and community rights. Individual rights over land they have been cultivating and community rights over minor forest produce, grazing grounds, water bodies and the right to protect and manage community forest resources. What are the challenges in implementing this act? Many. Lack of awareness among both tribals and forest officials, resistance from the forest bureaucracy, wrong rejection of claims, and difficulties in mapping community forest resource areas.
Implementation has been very uneven across states. Mini recap. In short, the Forest Rights Act of 2006 is a historic legislation that grants legal recognition to the rights of tribals and other traditional dwellers over the forest land they have inhabited for generations. Topic 12. Social change and overview. Broad micro theme, the mixed and uneven impact of development on tribal societies. इतने सारे efforts के बाद social change कैसा रहा है? Like any society, tribal societies also change. The pace of change increased after independence due to welfare measures and democratic institutions. चौधरी ने 1990 में कुछ important points बताए. हाँ, पहला, transformation from marginal existence to an acute awareness of their civic rights. Positive है. दूसरा, progress has not been up to expectations due to deficiencies in programs, not responsive to local needs, lack of sympathy in implementation. और तीसरा, An elite class has emerged that has cornered most benefits. The Peoples of India Project 1994 ने भी कुछ ऐसी ही findings दी. Yes. Positives. An elite stratum of entrepreneurs, teachers, doctors has been created. Rise in political leadership. Education level increased. Favorable attitude towards health facilities. And negatives? Response to education is better for boys than girls. Dropout rate is high. एक key question उठता है. How to prevent the impoverishment caused by national policies like forest policy, mining, industrialization? जिसे internal colonization भी कहते हैं. हाँ. ये change एक simple good bad story नहीं है. It's complex. What does internal colonization mean? It's a term used to describe a situation where a country's own dominant groups exploit the resources and people of less powerful regions within that same country, much like a colonial power would. For tribal areas, it means their land, forests, and minerals are extracted for national development, but they themselves are displaced and impoverished. Is the emergence of an elite class a good or a bad thing? It's a double-edged sword. On one hand, it's a sign of progress and upward mobility. On the other, if this elite class becomes disconnected from its own community and corners all the benefits, it can increase inequality within the tribal society itself. Why is the female dropout rate higher? Several reasons. Social norms that prioritize boys' education, early marriage, household responsibilities falling on girls, and lack of safe and accessible schools, especially for secondary education. Mini recap. In short, post-independence development has led to significant but uneven social change in tribal societies, creating a new educated elite while many still lag behind due to flawed program implementation. Let's look at some real examples. Topic 13. Case studies, hunter-gatherers and artisans. Broad micro theme. Real-world examples of how development policies affected specific communities. सबसे पहले hunter-gatherers. Gadwal and Guha ने 1992 में argue किया कि this group began losing control over their subsistence from the early colonial period. जेनो कुरुबा का example देखते हैं. Traditionally, elephant rearers now help the forest department, earning a pittance while the department earns large sums. उनका traditional skill exploit हो रहा है. Exactly. फिर चेंचू हैं. कुछ ने क्राइम का रास्ता अपना लिया है. जीपी रेड्डी की स्टडी ने उनके रीसेटलमेंट स्कीम के फेलियर को हाईलाइट किया. हाँ, due to poor management, insensitivity of officers, and creation of large agricultural colonies that didn't suit their small group lifestyle. अब artisans की बात करते हैं. उनकी हालत भी ऐसी ही है. Artisan activities like ironsmithy, agares, and asurs have almost died out. Basketry. High price of bamboo charged by the forest department has contributed to their impoverishment. चौधरी ने 1991 में कहा कि handicraft promotion schemes भी beneficial नहीं है. सही. Poor marketing leads to imitation, causing loss to genuine artisans. धोकड़ा crafts in MP का भी एक स्टडी है. हाँ, जो government schemes में training, toolkits और marketing की deficiencies point out करती है. तो ये case studies failures के concrete evidence है. बिल्कुल. The insensitivity of the bureaucracy and the negative impact of forest policies are recurring themes. Why did the Chenchu resettlement fail? Primarily because it was culturally inappropriate. The Chenchu traditionally live in small, mobile family groups. The government built large, permanent colonies, forcing them into a lifestyle that was alien to them. There was no sense of community, and the agricultural model failed. What is a dhokra craft? Dhokra, or dhokra, is a non-ferrous metal casting art using the lost wax casting technique. It's one of the oldest forms of metal casting and has been used in India for over 4,000 years to make intricate figurines and artifacts. How can government schemes be improved for artisans? By focusing on the entire value chain, not just providing training and toolkits, but also ensuring a steady supply of affordable raw materials, helping with design innovation, and most importantly, creating robust marketing channels and protecting them from cheap imitations. Mini recap. In short, case studies of hunter-gatherers and artisans reveal how well-intentioned development schemes often failed, leading to impoverishment and the decline of traditional skills. Next set of case studies. Topic 14. Case studies, cultivators, shifting and settled. Broad micro-theme. The impact of agricultural policies on different types of tribal farmers. पहले shifting cultivators. They have suffered due to government forest policy and deficiencies in alternative development programs. But they have resisted. Yes, sometimes through reprisals and sometimes through relief. Hill media ने pinsa plantation के against resist किया. कहीं success भी मिला है. Tripura में a package of alternative cultivation and forestry has seen partial success. Jhum cultivation continues to be popular, but settled cultivation is gaining ground. Some have become substantial landowners. अब settled agriculturists की बात करते हैं. ठाकुर की स्टडी इन दुमका बताती है कि tribals have adopted improved techniques, but only some like line sowing and manure pits, which don't involve extra expenditure. Chemical fertilizer successful नहीं हुआ. नहीं, due to lack of irrigation. High-tech tractor दे दिया,
पर फ्यूल नहीं। महापात्रा की स्टडी मयूरभंज में अहम है। हाँ, उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद एग्रीकल्चरल रिचुअल साइकिल्स एंड द रोल ऑफ ट्राइबल प्रीस्ट्स। कल्चर से कनेक्ट करना जरूरी है। और फिर वही एलीट कैप्चर की बात। यस। एक संथाल स्टडी बताती है कि आउट ऑफ 8 सब ग्रुप्स, द मुर्मू, प्रीस्ट एंड द टूडू, who are most influential, have gained the most from development, depriving other groups. What exactly is Jhoom or shifting cultivation? It's an agricultural system where a piece of forest land is cleared and cultivated for a few years and then abandoned to allow it to regenerate while the cultivator moves on to a new plot. Why is it considered bad by forest departments? Traditionally, it was seen as destructive to forests, causing soil erosion and loss of biodiversity. While modern research shows that traditional Jhoom with long fallow cycles can be sustainable, commercial pressures have shortened these cycles, making it more harmful. What does synchronized with agricultural ritual cycles mean? It means that new farming techniques or seeds should be introduced at a time and in a way that aligns with the community's traditional calendar of festivals and rituals related to sowing, harvesting, etc. This increases cultural acceptance. Mini recap. In short, interventions in tribal agriculture show mixed results. Success depends on cultural integration and resource availability, with shifting cultivators resisting rigid policies and benefits often being captured by dominant subgroups. और अब हमारा फाइनल टॉपिक 15, मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड द क्लैश विद ट्रेडिशन। Broad micro theme: the uneasy relationship between new political structures and old social systems. स्टैट्यूटरी पंचायत्स वर्सेस ट्रेडिशनल बॉडीज एक बड़ा क्लैश है। The Peoples of India study कहती है कि statutory panchayats have elected bodies, but their activities are limited. अभी apparently no clash है traditional gond leaderships से, क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल लीडरशिप ने अपनी एक्टिविटीज को मैरिटल डिस्प्यूट्स तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। पर एक नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है। हाँ, प्रसाद स्टडी इन रूरल बिहार कहती है कि ये न्यू इमर्जिंग लीडरशिप फ्रॉम द पंचायती राज इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लीडरशिप इन बैकग्राउंड, लेकिन दे आर क्वालिटेटिवली वीक, lack collective effort and are oriented towards self-aggrandizement. कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज की 29th रिपोर्ट ने इस पर काफी कुछ कहा। हाँ, 3 पॉइंट्स। पहला, ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो ट्राइबल लाइफ का लिविंग फैसेट हैं हैव नो रोल इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, Formal institutions, when vital matters reach a crisis, could not become their own. They have become largely ineffective and routine. और वोट्स की पॉलिटिक्स से सोशल डिस्कॉर्ड बढ़ा है। और तीसरा, Confusion. यस। The dichotomy between traditional and statutory bodies has left the common tribal confused and disillusioned. तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? 8 plan ने suggest किया blending traditional institutions with the new system. जैसे ट्रेडिशनल पंचायत हेड्स को स्टैट्यूटरी बॉडीज में बिना इलेक्शन के इंक्लूड करना। एक और मॉडल है राइसा भाज ऑफ आदिलाबाद एंड एपी, a confluence of the new and the old. What is a statutory panchayat? It's a panchayat established by a law, a statute of the state legislature, under the provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act. It has a formal structure, elected members, and defined powers and functions. Why have traditional institutions become isolated? Because all the financial powers and administrative legitimacy were given to the new statutory panchayats. The government channels all its development funds and schemes through them, leaving the traditional bodies with only social authority but no real power or resources. What is the Raisa Bahaz model? The Rensabaz model in Adilabad, Andhra Pradesh, is an innovative attempt to integrate traditional leadership with the formal system. Here, the traditional village head is formally recognized and involved in the decision-making processes of the statutory panchayat, creating a hybrid governance structure. Mini recap. In short, the introduction of modern democratic institutions like panchayats has created a conflict with traditional tribal governance systems, often leading to ineffective leadership and confusing the community. So that was a whirlwind tour, right? बिल्कुल, हमने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोबल इंटेंशन से और ट्रैवल किया थ्रू डेकेड्स ऑफ प्लान्स, प्रोग्राम्स, देयर सक्सेसेस और उनके फेलियर्स। The broad micro theme, अगर हम recap करें, तो ये है। The journey of tribal development in India is a complex story of good intentions meeting ground realities, where success depends on integrating with tribal culture and empowering communities from the ground up. Absolutely. Let's do a quick fire recap of everything we discussed. हमने देखा कि Constitution provides the foundation for tribal welfare. Right. हमने समझा कि tribal problems vary by geography but have common threads like exploitation and low literacy. Yes. We looked at early efforts like tribal development blocks जो important lessons देके गए। True. फिर आया the big game changer, the tribal subplan with its integrated area-based approach. The turning point. We broke down the TSP's core strategy, exploitation रोको, economy बढ़ाओ. The 5 pillars. We touched upon key institutions like LAMPS and NCST. A very important part was analyzing why so many programs failed, mainly due to a top-down, insensitive approach. A critical lesson. We explored the legal shields, the 5th and 6th schedules, and the landmark Forest Rights Act. The protective umbrella. We even asked the fundamental question, who is an ST? A complex question of identity. Finally, हमने social change और उसके uneven impact को देखा through fascinating case studies and the clash between modern and traditional institutions. Excellent summary. अब listener के लिए it's time for some self-reflection. Here are 6 content probes to think about. Try to answer them in your own words. First. What is the main difference between the 5th and 6th schedule? Second. Explain the concept of the tribal subplan, TSP, to someone who knows nothing about it. Third. Why did the housing schemes mentioned in the Shilu Our Team report fail? Fourth. What is land alienation and why is it a critical issue for tribal communities? Fifth. Name 2 positive and 2 negative outcomes of the development process on tribal societies.
And the last one. What was the historical injustice that the Forest Rights Act 2006 aimed to correct? Great questions. And now for your challenge. Ready? Your challenge for this week is pick one case study we discussed, the Chenchu resettlement, the Hilmadiyas' resistance, or the artisans making dhokra crafts, and try to present their story and the problem they faced in under 90 seconds. Record it on your phone. This will really test if you've imbibed the core issues. That's a fantastic challenge. It forces you to synthesize and communicate effectively. बिल्कुल. तो ये था हमारा आज का सेशन on tribal development in India. This is just the beginning of a very deep and important conversation. Indeed. अगर आपको ये analysis पसंद आया and you want more such deep dives that make you the most informed person in the room, तो आप जानते हैं क्या करना है? Subscribe now, hit that like button. और हाँ, and please कमेंट सेक्शन में हमें बताइए what was the one thing in today's discussion that truly surprised you. हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक keep learning, keep questioning.